वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हो भाई? देखिए, कल मैंने न्यूमेरिकल कराए थे, दो तीन न्यूमेरिकल और बचे हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उनको भी कर लीजिएगा। जब उनको हम करेंगे तो ये बड़े क्वेश्चन थोड़े समझ लीजिए कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? क्वेश्चन बेटा आपका 3.16, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। 3.16 इन्होंने बोला 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बी सी। हम 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल ले लेते हैं, ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। इनको हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड के द्वारा सीरीज में जोड़ दिया। ये 3 सेल हो गए हमारे, ए बी एंड सी। अब इन्होंने कहा सेल जो हमारा ये है ए वाला, इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है। जो सेल बी वाला है उसमें हमारा सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरा है, और जो हमारा सेल सी है उसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है। अभी कहते हैं यदि हमने 1.4 एम्पियर करंट पास की हो, आई की वैल्यू क्या है? 1.4 एम्पियर। तो अगर हमने 1.4 एम्पियर की करंट पास की हो तो कहते हैं सेल बी में सिल्वर डिपॉजिट हुआ हमारा 1.45। तो जो सिल्वर डिपॉजिट हुआ 1.45 ग्राम। फिर समझ लीजिएगा, ये आपसे बोलते हैं 3 सेल है हमारे पास, सेल ए, सेल बी, सेल सी। सेल ए में हम जिंक सल्फेट भरते हैं, सेल बी में हम सिल्वर नाइट्रेट भरते हैं, सेल सी में हम कॉपर सल्फेट भरते हैं। और ये कहते हैं अगर हम इसमें 1.4 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं तो सेल बी में हमें 1.5 एम्पियर होगा भाई। हाँ, 1.5 एम्पियर करंट। तो अगर हम 1.5 एम्पियर करंट पास करते हैं तो क्या होगा, 1.45 ग्राम हमें सिल्वर मिल रहा होगा सेल बी में। तो अभी बताते, अभी आपसे पूछते हैं, पहला क्वेश्चन तो है हाउ डिड लो करंट द पास, कितने टाइम तक इसके अंदर करंट पास हुई होगी, यानी कितने टाइम तक, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, कनेक्टेड हुआ सीरीज में, तो जितनी इस सेल में पास होगी उतनी इसमें पास होगी, उतनी इसमें पास होगी। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है, ये आपसे बोलते हैं कि हाउ डिड लॉन्ग करंट द पास, कितने टाइम तक इसमें करंट पास हो गई। और उसके बाद आपसे पूछते हैं कि बताइए कितना आपका सिल्वर मिलेगा, उसी तरह कॉपर सल्फेट मिलेगा, और कितना कॉपर मिलेगा सेल सी में, और कितना जिंक सल्फेट मिलेगा सेल ए में। तो अभी हमें से केवल सेल बी के बारे में पता है, तो सबसे पहले हम सेल बी लिख लेते हैं। सेल बी में क्या बेटा, सिल्वर नाइट्रेट। तो जब सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ये डिकम्पोज होगा सिल्वर आयन में प्लस नाइट्रेट आयन में। यहां से सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सिल्वर सॉलिड बनाएगी। अब सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम, और चार्ज कितना पास हुआ, 96,500 कूलम। चार्ज 96,500 कूलम, और सिल्वर का वेट 108 ग्राम हुआ। अब हम जानते हैं कि इतने चार्ज से इतना हमारा पास होता है, ठीक है। अब हम मिला कितना है वहां पर, 1.45 ग्राम। तो हम चार्ज निकालेंगे कि अगर इतना मिला तो कितना चार्ज पास हुआ होगा। समझिए, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर आयन में नाइट्रेट आयन में टूट जाता है,
जब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, तो अगर इतना चार्ज पास करते हैं तो इतना मोल, यानी एक 96,500 कूलम के द्वारा 1 मोल मतलब 108 ग्राम सिल्वर यहाँ पर पास होता है। अब यहाँ आपसे कहते हैं बताइएगा कितनी देर तक करंट पास हुई, तो हम चार्ज निकाल लेंगे कि जब हमें इतने ग्राम सिल्वर मिला होगा तो इसमें कितना चार्ज पास हुआ होगा। अब जितना चार्ज इसमें पास हुआ होगा उतना इसमें, उतना इसमें, क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, सीरीज में जुड़े हैं। आप कहीं सीरीज में कैसे हैं जी, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव, इस तरह इलेक्ट्रोड जुड़े हैं आपके। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं किसको, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 3 पार्ट कर लेता हूं मैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 108 ग्राम of Ag deposited by 96500 कूलम चार्ज, यानी जो 108 ग्राम हमारा सिल्वर डिपॉजिट होता है वो तो 96,500 कूलम चार्ज डिपॉजिट होता है। इसीलिए जो हमारा 1.45 ग्राम होगा वो हो जाएगा 96500 इंटू 1.45 डिवाइड बाई 108 कूलाम। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कैलकुलेट करेंगे उसका इतना चार्ज आ जाएगा। मेरे ख्याल से 1295.6 आएगा ये, 1296.5 कूलम, यानी 1296.5। एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूं मैं। क्या होगा जी, देखिए यहां से हम इसको लेंगे 96500 इंटू 1.45 डिवाइड बाई 108, यह आएगा 1295.6, सॉरी उल्टा है, यानी 12,195.6 इतने कूलम चार्ज हमने पास किया। ठीक है, फिर समझिएगा 3 सेल ए बी सी सीरीज में कनेक्ट हैं। सेल बी के अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइज करने पर 1.45 सिल्वर मिला, इसके अंदर Ag प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर Ag सॉलिड बनाएंगे। ये 965 कूलम मिलकर के 108 ग्राम बनाते हैं, तो 1.45 के द्वारा कितने बनाएंगे, यहाँ से हमने निकाल लिया, तो यहाँ से हमारा चार्ज आ गया, यानी जब इतने ग्राम हमें मिला तो इतना चार्ज पास हुआ होगा। अब आप जानते हैं फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू आई टी। Q कितना हुआ 195.6, आई की वैल्यू 1.5 इंटू टी, तो यहाँ से आ जाएगा 1295.6 डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू टी। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्या होगा ये कैलकुलेट करने पर, ये आपका रहेगा बेटा 1295.6 डिवाइड बाई 1.5, ये है हमारा 863.73 सेकेंड बराबर टी। अगर मिनट में निकालना चाहता हूं तो 863.73 डिवाइड बाई 60, तो ये मिनट में हो जाएगा इज इक्वल टू टी। ये रहेगा 14.40 मिनट बराबर टी। तो आपकी आधी बात आ गई। क्या बात आई कि आपका जो टाइम लगेगा इसमें कितना लगेगा, टाइम आपका लगेगा 863.7 सेकेंड। अब हमें देखना कितना हमारा डिपॉजिट होगा ए में, तो अब आ जाते हैं सेल ए में, यहां लिखेंगे इन सेल ए। सेल ए में क्या होगा बेटा, जो जिंक सल्फेट है वो डिकम्पोज हो जाएगा जिंक आयन में प्लस सल्फेट 2 माइनस आयन में। ये जो जिंक आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगी जिंक सॉलिड, यह होगा 2 इंटू 96500 कूलम। इसका जो मास होता है 65.3 ग्राम, यानी इतने चार्ज के द्वारा इतना डिपॉजिट किया जाता है। चार्ज कितना पास किया हमने बताया आपको 1295.56, तो कितना जिंक लिखेगा निकलेगा यहाँ पर, तो लिखेंगे सिंस 2 इंटू 9600 डिपॉजिट
65.3 ग्राम ऑफ जिंक, इतना तो इतना ग्राम जिंक को डिपॉजिट करता है, इसीलिए 1 to 9.56 विल डिपॉजिट 65.3 इंटू 1 to 9.5.6 डिवाइड बाई 2 इंटू 96500 इज इक्वल टू, फिर आएगा 65.3 इंटू 1295.6 डिवाइड बाई 2 फर्दर डिवाइड बाई 96500, ये रहेगा बेटा 0.438 ग्राम, यानी यहां पर आपका 0.483 ग्राम जिंक लिबरेट होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस में, सेल सी में। तो सेल ए पढ़ लिया, सेल बी पढ़ लिया, अब सेल सी। सेल सी में क्या होगा, सेल सी में हम लेंगे आपका कॉपर सल्फेट। तो सेल सी में हमारा कॉपर सल्फेट होगा, ये इलेक्ट्रोलाइज होने बनेगा Cu2 प्लस SO4 माइनस, या Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu सॉलिड, आपका हो जाएगा। अब आप यहां देखेंगे इसका एटॉमिक मास होता है 63.5 ग्राम, उसका 65.3 होता है, उसको उल्टा वैसा समझ लीजिएगा। चार्ज कितना हुआ, 96,500 कूलम, तो 129.56 हाउ मच, तो आप लिखेंगे सिंस 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज डिपॉजिट इज इक्वल टू ऑफ कॉपर, इसीलिए 1295.6 will deposit ये भी लगभग 0.438 आ रहा था, ये लगभग 0.427 ग्राम में जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके बता देते हैं। वही 0.426 या 427, बात एक ही है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बड़ा जरूर है, लेकिन इसमें सब चीज क्या है, सब चीज हमारी सिस्टमेटिक तरीके से है, कोई भी चीज में ऐसा नहीं है कि जो सिस्टमेटिक तरीके से ना हो। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन बता रहा हूं इसलिए इस साल आपका नीट में भी आया था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, वो आपसे पूछता है एनोड कैथोड, कौन सा क्वेश्चन था अभी आपको बताऊंगा, 3.18 18 में क्या होगा, देखो भाई, थ्री पॉइंट 18 है। इन्होंने बोला प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट, इन्होंने कहा हमने एक सॉल्यूशन लिया, बीकर बना दिया एक हमने, इसमें ये तो हमने ले लिया आपका सिल्वर का इलेक्ट्रोड, ये भी सिल्वर का, ये हमारा पॉजिटिव होगा और ये हमारा नेगेटिव होगा, और इसके अंदर हमने भर दिया सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। तो ध्यान समझ लेना, इस केस में क्या होगा, एनोड पर, ये एनोड है और ये क्या आपका कैथोड है। तो एनोड कैथोड रिएक्शन है यहां पर,
क्या लेंगे आप एनोड पर? एनोड पर हमारा जो सिल्वर है, ये आपका जो सिल्वर सॉलिड है, ये आयनाइज हो जाएगा सिल्वर आयन में प्लस इलेक्ट्रॉन में, यानी ऑक्सीडेशन होगा। और जो कैथोड है, वहां पर सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सिल्वर सॉलिड बनाएगा। तो जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे रह जाएंगी, जिसको एनोड मड बोलते हैं। यहां पर क्या हो जाएंगी? नीचे। ये तो डिकम्पोज हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, इसको फिर हटा लेंगे यहाँ से। ये इम्प्योरिटी, जिसको एनोड मड बोलते हैं, एनोड मड। उसके बाद ये एक पोर्शन था हमारा। अब बी पोर्शन में यही क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, इन्होंने कहा हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक हमारा किसका हुआ, दोनों प्लेटिनम के हैं। पहली बार तो हमने सिल्वर नाइट्रेट को इलेक्ट्रोलाइज किया यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब की बार ये कह रहे हैं कि हमने इसमें क्या यूज कर दिया, अब की बार हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले ली जी बजाय सिल्वर की, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और इस सॉल्यूशन किसका लिया हमने, सिल्वर नाइट्रेट का। अब क्या होगा, देखो एनोड पर क्या है, पहले हम कैथोड पर देखेंगे। यहां पर कैथोड पर जो सिल्वर आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के सिल्वर सॉलिड बनाएगा, ठीक है। ये कैथोड पर होगा, क्योंकि यहाँ सिल्वर आयन है इसके अंदर, तो ये सिल्वर आयन को लेकर के इसमें कन्वर्ट होता रहेगा। अब चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है ये सिल्वर नाइट्रेट का, तो यहाँ क्या होगा इस केस में, यहाँ पर हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा H प्लस आयन में प्लस OH माइनस आयन में। अब चूंकि जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है हाइड्रोजन का ज्यादा है, OH माइनस से कम है, तो एनोड पर OH माइनस लिबरेट होगी, तो ये क्या बनाएंगे 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखना हमेशा, कैथोड पर यहाँ पर क्या है मेटल, और एनोड पर नॉन मेटल लिबरेट होगा, तो एनोड पर ऑक्सीजन लिबरेट होगी। समझ लें ध्यान से। अगर हमने सिल्वर के इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, दोनों सिल्वर के इलेक्ट्रोड हैं, तो एनोड पर सिल्वर आयन मिलेंगे और कैथोड पर हमें सिल्वर सॉलिड मिलेगा। लेकिन अगर हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिए हैं, तो एनोड पर तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी और कैथोड पर हमें सिल्वर आयन मिलेगी। अब तीसरा पार्ट है जी, ये तीसरा पार्ट इसका दे रखा है, ये आपका पार्ट थर्ड कौन सा है, 3.18 का पार्ट थर्ड। ध्यान रखना ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया है जी। क्या है, उन्होंने पूछा कि अगर हम डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन है उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं यूजिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन H2 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो क्या होगा, फिर समझिएगा। हमने क्या किया, अब की बार हमने यहाँ पर फिर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए, ये नेगेटिव, ये हमारा क्या, सॉरी ये पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। इसके अंदर अब की बार हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन भर दिया H2SO4 का, और ये इलेक्ट्रोड हमारे प्लेटिनम के डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन है। जब हम यहाँ देखते हैं तो क्या देखते हैं जी, पहली बात कैथोड पर, कैथोड पर क्या होगा, जब हम H2SO4 लेते हैं तो ये बनाएगा 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन, और जो H2H प्लस आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस बना देंगे, तो कैथोड पर तो हाइड्रोजन निकलेगी, ठीक है। एनोड पर, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर चूंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन लिबरेट होगी हमारी कहां पर, आपका कैथोड पर, तो ऑक्सीजन कहां होगी, एनोड पर लिबरेट होगी। फिर चूंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब H2O है, H2O मिलकर बनाएगा H प्लस प्लस OH माइनस आयन, और जब OH माइनस आयन आगे रिएक्शन करेंगे तो फिर इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार सेकंड के अनुसार क्या होगा,
फिर हम लेंगे 4H प्लस आयन, 4OH माइनस आयन, मिलके बनाएंगे 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, एनोड पर कौन लिबरेट हो गई, ऑक्सीजन। यही पूछा था उन्होंने, पूछा था अगर हम एक्वा सॉल्यूशन H2SO4 का लेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइज करते तो बताओ ऑक्सीजन कहाँ लिबरेट होगी, एनोड पर, कैथोड पर। ठीक है, तो आपको केवल ये बताना था एनोड पर, और भी दो ऑप्शन दिए थे उन्होंने। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद उन्होंने पूछा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CuCl2। अब आप इसको ले लीजिएगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जी CuCl2 के बारे में। तो क्या होगा यहाँ पर, अब फिर हम एक सेल लेंगे, इस सेल में हमने क्या किया, फिर हमने पॉजिटिव और ये हमने नेगेटिव ले लिया। ये एनोड है, ये कैथोड है, हमने अब हमने CuCl2 का एक्वा सॉल्यूशन लिया। तो एनोड पर क्या होगा, सॉरी कैथोड पर, जो कैथोड पॉजिटिव है, कैथोड पे जी जब हम CuCl2 लेंगे तो टूट जाएगी Cu2 प्लस में 2Cl माइनस में। अब Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाएगी Cu सॉलिड में। तो एनोड पर तो क्या मिले, कैथोड पर तो क्या मिलेगा हमें, कैथोड पर तो हमें कॉपर मिल जाएगा। एनोड में बात करेंगे तो फिर एक्वा सॉल्यूशन, वही वाली बात कि वाटर जो होता है वो डिकम्पोज होगा H प्लस में प्लस OH माइनस में, और 4OH माइनस में लिखे क्या बनाएंगे 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एनोड पर हमारी ऑक्सीजन मिलेगी और कैथोड पर हमारी यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मिलती है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो जब क्वेश्चन हो जाएंगे, तो मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन आपका नीट 2020 का है, कुछ भी नहीं था इसमें, 4 नंबर क्वेश्चन था बस। अगर जिस बच्चे को ये पता होगा कि कहाँ लिबरेट हुआ, वो तुरंत उसको कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, प्लीज इन सब क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करिएगा, अभी नहीं। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था। अब चैप्टर नंबर 4 यानी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेमेटिक्स बात एक ही है। तो क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, समझिएगा। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, यानी रेट ऑफ कन्वर्टिंग रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स, या इसको केमिकल काइनेमेटिक्स भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of conversion of reactant into product with time is known as केमिकल काइनेटिक्स। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं टाइम के अनुसार, वो क्या कहलाती है हमारी
केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं इसमें। अब केमिकल काइनेटिक्स कैन नाइदर बी अप्लाइड टू वेरी स्लो रिएक्शन nor to very fast action but can be applied only to those action which take place in a suitable period of time। यानी केमिकल काइनेटिक्स को ना तो हम बहुत फास्ट सेक्शन पर अप्लाई कर सकते हैं, ना बहुत स्लो रिएक्शन पर अप्लाई कर सकते हैं। आप कहेंगे फास्ट सेक्शन कौन सी होती है? आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट, दे टेक अप्रोक्सीमेट 10⁻⁶ सेकेंड फॉर द कंप्लीशन। यानी उनका टाइम इतना कम है रिएक्शन कंप्लीट होने में कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, और हमें ये नहीं पता चलता कि कितना टाइम लगेगा रिएक्शन कंप्लीट होने में। जैसे हमने डाला 10⁻⁶ सेकेंड में रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो हम कहां से कैलकुलेट करें भाई कितना क्या हुआ कैसे हुआ। दूसरा आता है आपका वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन या कन्वर्टिंग ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड। क्या होता है डायमंड, ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्ट हो रहा कई सौ साल लग जाते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर बहुत हाई प्रेशर चाहिए। तो ये केमिकल काइनेटिक्स उन पे भी अप्लाई नहीं की जा सकती। केमिकल काइनेटिक्स केवल उन रिएक्शन पे अप्लाई की जा सकती है दो रिएक्शन विच टेक प्लेस इन ए सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाए, केवल उन्हीं पे हम केमिकल काइनेटिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अब सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम में क्या है? सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन 10 दिन 50 दिन 2 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 50 साल। मान लेते हैं कि 50 साल यानी 70 साल तक आदमी की जिंदगी है, सपोज की नॉर्मल जीता है वो 70-72 साल तक। मान लीजिए मैंने आपको सपोज कीजिए ये बताया कि भाई आप एक बिल्डिंग हमने बनाई, इस बिल्डिंग में हमने मान लीजिए आयरन लगा दिया, हमने मान लीजिए वहां पर 4,000 किलो आयरन लगाया, और हम ये देखना चाहते हैं कि उसके अंदर सुटेबल डिकम्पोजिशन कितने टाइम में होता है, यानी वो 4,000 किलो का 500 किलो का तक घट के बचेगा, क्योंकि रस्टिंग के कारण तो उसे तो कई सौ साल लग जाएंगे। इतनी देर तो कोई बैठा नहीं रहेगा, ना तो ऑब्जर्वर बैठा रहेगा ना स्टूडेंट बैठा रहेगा। ठीक है, 100 साल में सब निकल लेते हैं मैक्सिमम। तो इसको हम उन पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसको केवल किन पे अप्लाई कर सकते हैं? इट कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन दोज एक्शन विच टेक प्लेस इन ए सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम, जो केवल सुटेबल पीरियड टाइम में हो जाए। यानी 10 दिन मैंने आपको बताया, 10 साल 20 साल उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं केमिकल काइनेटिक्स can neither be applied to very fast section nor to slow reaction, ना तो बहुत फास्ट सेक्शन पे ना तो बहुत स्लो एक्शन पे, बट at only those take place in suitable, those take place in suitable period of time, suitable period of time, जो सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम में हो जाए उन्हीं पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है इसके अंदर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। नॉर्मली हम जानते हैं कि वो स्पीड जिसके द्वारा रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, वो क्या कहलाती है? रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है द स्पीड विद विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट with time is known as, क्या कहेंगे इसको? रेट ऑफ रिएक्शन। उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, यानी द स्पीड विद विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट विद टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन भी कई तरह की होती है। पहली कहलाती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
क्या मतलब होता है? द चेंज इन कंसंट्रेशन, the change in concentration of any reactant or product per unit time is called, क्या कहलाता है हमारा? उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप मान लीजिए आपने क्या किया, आपने ले लिया अब एक रिएक्शन ली R2P, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अगर इसके लिए मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगी? लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R, यानी रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, जितना टाइम लगा। अगर मैं रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन R2 मान लूं, इनिशियल कंसंट्रेशन R1 मान लूं, और इसको मैं क्या मान लूं? T2, और इसको मान लूं T1, तो हो जाएगा माइनस डेल R अपॉन डेल T। आप कहेंगे माइनस साइन क्यों लगाया? माइनस साइन हम इसे लगाते हैं चूंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ती है। जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी उतनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो अब हम यहां देखते हैं, तो यहां पर क्या होगा? देखो, जहां या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन, या आपका P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, या डेल P अपॉन डेल T। ठीक है, तो एक क्या होगी हमारी? माइनस डेल आर अपॉन डेल टी के बराबर होगी, और दूसरी क्या होगी हमारी? दूसरी रहेगी बेटा डेल पी अपॉन डेल टी। तो क्या बात समझ में आ गई? पहली बात तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है द स्पीड विद विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट विद टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, तो उसको बोलते हैं द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें R रिएक्टेंट है, P हमारा प्रोडक्ट है, और हम निकालना चाहते हैं, और अगर मान लीजिए R2 R1 फाइनल एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की T2 T1 टाइम पर, तो उस टाइम क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू माइनस R2 माइनस R1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस डेल R अपॉन डेल T is equal to increase in concentration of product divided by time taken is equal to P2 minus P1 divided by T2 minus T1 is equal to del P upon del T। तो इससे हम क्या करते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी जो होगा वो आपको नेक्स्ट में बताएंगे। थैंक यू।